KSIS Academy welcomes you all to the class on Mauryan art। सारे बच्चों को जो है आज हमारा चर्चा का विषय है मौर्य कला। और आज हम लोग मौर्य कला का आज हम लोग मौर्य कला का तीसरा भाग यानी वी विल डिस्कस ऑन पार्ट 3 ऑफ मौर्यन आर्ट। देखिए हमारे बीपीएससी मेंस का डेट आ चुका है और बीपीएससी मेंस में आपका मौर्यन आर्ट या मौर्य कला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसा कि हम लोग पहले बात किए थे अपने आंसर राइटिंग सेशन में, हम लोग अपने जो नोट्स आपको मेल से के द्वारा भेजा गया था, जो आप लोग अपना आंसर लिख के भेजे थे, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला कि इंट्रोडक्शन, दूसरा कि मेन बॉडी ऑफ द आंसर, आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें मुख्य तथ्य क्या है, और तीसरा आपका निष्कर्ष। मौर्य कला, मॉडर्न आर्ट एक जनरल टॉपिक है और यदि इसकी कंटेंट देखें तो सारे बच्चे एक जैसा ही आंसर लिखेंगे, लेकिन उसमें कुछ हम लोग नयापन, कुछ नए रिसर्च, कुछ नए तथ्य के आधार पर अपने आंसर को हम लोग एक विशिष्ट रूप दे सकते हैं। याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में और आपके मेंस के आंसर लेखन में आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, किस शब्द से ज़्यादा अर्थ व्यक्त होता है, उस पे हम लोग जोर देना है और जोर देते रहेंगे। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जैक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स। और कुछ भी हम लोग लिखे उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। वी हैव टू राइट विथ क्लियर एंड कंप्लीट ऑथेंसिटी। आपके आंसर में ऑथेंसिटी होना चाहिए, आपके जवाब में प्रामाणिकता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के यदि आंसर कर रहे हैं तो उसमें दूसरे तथ्य को इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटी में हम लोग यदि आंसर करते हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, निर्णय का हम लोग सहारा लें। इतिहास में आपको स्रोत का सहारा लेना पड़ता है। मौर्य कला एक जनरल टॉपिक है। ये समान जो है एक शीर्षक है, एक समान अध्याय है आपके बीपीएससी मेंस के सिलेबस में। इसका आंसर भी जनरल होगा, लेकिन हम लोग इसी आंसर को एक सही आयाम में, एक सही पृष्ठभूमि में, एक सही दृष्टिकोण से हम लोग इस आंसर को सबसे अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग मौर्यन आर्ट का तीसरा भाग हम लोग चर्चा करेंगे और इस भाग में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग किस तथ्य पे आज चर्चा करेंगे, कैसे हमारा इंट्रोडक्शन होगा। हम लोग मौर्य कला के बारे में यदि इंट्रोडक्शन देते हैं, यदि परिचय देते हैं आंसर में, तो उस परिचय में क्या क्या होना चाहिए। तो मौर्य कला का एक भाग है मौर्यन आर्किटेक्चर। जो कला है, मौर्य कला है, उसका एक भाग है मौर्य वास्तुकला। और मौर्य वास्तुकला, इस तथ्य को, इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम लोग एक इतिहासकार के पक्ष को भी देख लेते हैं। और यही हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यही हमारा परिचय होना चाहिए। यदि शुरू किया जाए तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि मौर्य वंश का आना, भारतीय इतिहास में मौर्य वंश का उदय होना, भारतीय इतिहास में मौर्य उदय की स्थापना होना एक नए युग का प्रारंभ करता है। एक ऐसे युग का जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है
कि वैसे कौन सी बात थी जो इस नए युग के बारे में जो है बाकी युग से अलग कर देता है। तो यदि हम लोग इतिहासकार के पक्ष के तरफ से देखते हैं मौर्य वंश को, if we look at the perspective from the viewpoint of the Indian historians, so the coming of the Mauryan dynasty definitely marks the passage from darkness to light. ऐसा क्यों? इस मौर्य वंश में ऐसा कौन सा तथ्य है जिससे कि यहाँ के इतिहासकार बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं? जहाँ ऐसा कौन सा अवधारणा नई सामने आती है जिससे कि आपके इतिहासकार इसको इतिहास को बताने में एक नया उमंग महसूस करते हैं? Why is that feeling of enthusiasm among the historians? ये बात इसलिए है कि इस समय आपका जो इंडियन हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी इट बिकम्स वेरी प्रिसाइज। हम लोग भारतीय इतिहास में, खास करके प्राचीन इतिहास में, जब इतिहास लेखन की बात करते हैं तो चूंकि हमारे पास बहुत सारे प्रामाणिक स्रोत हैं, सिंस वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स, we have a large number of edicts, we have large number of rock edicts, we have large number of pillar edicts, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्तंभ लेख हैं, बहुत ज़्यादा अभिलेख हैं। इसलिए जो भी कालक्रम इतिहासकार के द्वारा बनता है वो बहुत ही सटीक हो जाता है। तो अपने आप जो है मौर्य वंश के इस समय इतिहास में हमारे पास अलग अलग स्रोतों से ज्ञान का प्रकाश मिलता है। दूसरा कारण यह है, द पीरियड वॉज ग्लोरियस इन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल मूवमेंट्स। ये काल ऐसा है जहां पे हम राजनीतिक रूप से परिवर्तन देखते हैं, जहाँ पे हम लोग धार्मिक आंदोलन देखते हैं। आपका बौद्ध काल, जैन काल, सारे काल जो है आपके मौर्य कालक्रम के साथ समानांतर चलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी संस्कृति। और मौर्यों के आने के बाद सांस्कृतिक रूप से भी हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो गौरवशाली हो जाती है। सो दिस पीरियड मार्क्स अ ग्लोरियस इपोक इन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल स्फीयर्स। और इस इतिहास में आपकी भारतीय कला, भारतीय वास्तुकला और संस्कृति भी शामिल है। हम लोग इस काल में देखते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व की जो कला थी भारत की, हजारों वर्ष पूर्व की जो वास्तुकला थी भारत की, वो सारा एक साथ एकजुट हो जाता है। यानी मौर्य काल में सारी वास्तुकला की विशेषताएं, मौर्य काल में सारी भारतीय वास्तुकला की विशेषताएं, सारी भारतीय कला की विशेषताएं, सारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं एक साथ आत्मसात हो जाती है, एक साथ आत्मसात हो जाती है मौर्य युग में। तो यहाँ पे शब्द का संदेश है आत्मसात। तो मौर्य कला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मौर्य वंश से पहले जो भी आपके यहाँ कला थी, जो भी आपकी वास्तुकला थी, जो भी आपके यहाँ संस्कृति थी, ये तीनों का मिलन हो जाता है।
सारे संस्कृतियों का आत्मसात हो जाता है और इसका प्रभाव हम लोग को मौर्य कला में दिखती है। द फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और यू कैन से during this period, the features of Indian art and architecture was an assemblance, was an assimilation, was an influence of several cultures during thousands of years. सबसे महत्वपूर्ण बात आपके भारतीय कला में इस समय ये है कि हमारी कला भारत के बाहर के कला से भी प्रभावित हुई है। ये आगे हम लोग तथ्य में देखेंगे। और भारतीय कला भी विदेशी कला को प्रभावित की है। कहने का मतलब है कि भारतीय कला सिर्फ एक कुएं में बंद नहीं था, ये अपने चार दीवारी को पार करके पूरे विश्व को प्रभावित किया। और ये प्रभाव, ये आत्मसात, ये पुनर्जागरण हम लोग मौर्य काल में देखते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म के जगह पे बौद्ध धर्म अब मुख्यता में आई। बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड हिंदुइज्म लॉस्ट इज इंपॉर्टेंस एज अ प्रेफरेंस ऑफ रिलीजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि अब तक जब से हम लोग पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हिंदू धर्म, चाहे ब्राह्मण के मान्यता के रूप में हो या कोई देवी देवताओं के रूप में हो, वो मुख्य धर्म के रूप में उभरी है। लेकिन मौर्य काल के समय हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म एक मुख्य धर्म के रूप में उभर जाती है और हिंदू धर्म का महत्व कम हो जाता है। पांचवा जो हम लोग परिवर्तन देखते हैं कि पहली बार मौर्य काल के समय में नए लिपि का इस्तेमाल होता है। नए लिपि जैसे ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल होता है, इस समय खारोस्ती लिपि का इस्तेमाल होता है। यहां पे पहली बार अशोक जो है अपने अभिलेख स्तंभ पे उत्कीर्ण करवाते हैं। We see for the first time that Ashok gets his pillars inscribed. We come across rock pillars. We come across pillar edicts. और डेफिनेटली अशोक का ये कृत्य देखा गया है कि इस तरह का स्तंभ लेख, इस तरह का पिलर एडिक्ट फारस के राजा पर्शियन किंग दारियस भी इस्तेमाल करते थे। और इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में आपका पाटलिपुत्र आता है। और पाटलिपुत्र की विशेषता यही है कि कला की दृष्टि से यह बहुत ही खूबसूरत शहर था। और आगे हम लोग पाटलिपुत्र की कला से हम लोग चालू करेंगे कि किस तरह से कला की दृष्टि से पाटलिपुत्र कितना खूबसूरत शहर था। और ये हमारा मौर्य कला के चर्चा का विषय होगा। तो अभी तक जो हम लोग बातें किए, द डिस्कशंस दैट वी हैव डन फ्रॉम द लास्ट
10 to 12 minutes, you should form the introduction of your answer. यदि क्वेश्चन रहे बीपीएससी मेंस में कि मौर्य कला की महत्व क्या है, इसको तथ्यों के द्वारा, इसको उदाहरण के द्वारा प्रमाणित करें, तो सारे बच्चे जो हैं मौर्य कला में जो जो तथ्य आते हैं उसको नोट डाउन करेंगे। लेकिन आप उसको क्रमशः श्रृंखला में एक एक पॉइंट को लेंगे और उस पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे मौर्य कला की, और मौर्य कला का परिचय हमारा का अंतिम बिंदु यही रहता है कि पाटलिपुत्र एक शहर के रूप में अपने आप में एक कला की उत्कृष्टता, प्रकाष्ठा जो है अंतिम चरण का उदाहरण था। और इसी के आधार पे अब हमारा दूसरा भाग आता है मौर्य कला का, और वो होता है कि मौर्य कला जो समय है जिसको कि हम लोग मौर्य वंश के समानांतर लेते हैं, उसका भी कारण है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ जाएं कि इस इतिहास के इस कालक्रम में जब हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जब हम लोग कला और वास्तुकला की बात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग इस भाग को, इस समय कालक्रम को 3 भाग में बांटते हैं। पहला कालक्रम जो है कला की दृष्टि से है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मौर्यन आर्किटेक्चर, उसको हम लोग पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला कहते हैं। देखिए फिर सुनिए, हम लोग इस समय मौर्य कला का मतलब होता है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के समय जो कला, जो उत्कृष्टता, जो वास्तुकला का उदाहरण है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना। तो अध्ययन करने समय हम लोग को इसी काल को, इसी कालक्रम में कला को, द आर्ट ऑफ दिस पीरियड हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भागों में आपको बांटना है। पहला भाग है प्री मौर्यन आर्किटेक्चर, जिसको कि हम लोग पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला कहते हैं। दूसरा भाग है मौर्यन आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग मौर्यकालीन वास्तुकला कहते हैं। और तीसरा भाग है पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग मौर्योत्तर वास्तुकला कहते हैं। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो वास्तुकला ही है, मौर्यन आर्किटेक्चर ही है। तो मौर्यन आर्किटेक्चर को 3 भाग में, प्री मौर्यन आर्किटेक्चर और पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर में विभाजित करते हैं। हम लोग जो है मौर्य वास्तुकला को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला आपका पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला, दूसरा आपका मौर्यकालीन वास्तुकला, और तीसरा आपका मौर्योत्तर वास्तुकला। ये बातें समझ में आई बच्चों? जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ में आया? हम लोग जो है प्री मौर्यन वास्तुकला के बारे में बात करें, हम लोग यदि पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में बात करें, तो इस समय ये वास्तुकला जो थी, इसको हम लोग एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं। वो है आपका वुडन आर्किटेक्चर, वो है आपका लकड़ी वास्तुकला। कहने का मतलब है कि प्री मौर्यन आर्किटेक्चर वॉज नथिंग बट अ वुडन आर्किटेक्चर। पूर्वकालीन वास्तुकला लकड़ी वास्तुकला था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वास्तुकला में जो निर्माण सामग्री था वो लकड़ी हुआ करता था, बांस हुआ करता था। घर का निर्माण होता था तो फूस की छत हुआ करती थी और मिट्टी हुआ करती थी।
If we talk about wooden architecture, what does it mean? It means construction, or the construction material consisted of wood, bamboo, thatched roof and mud for construction. अब स्वाभाविक है, क्योंकि इसी समय को जब अब प्री मौर्यन आर्किटेक्चर को पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला, जो आपके यहाँ लकड़ी वास्तुकला थी, उसकी यदि तुलना आप मेसोपोटामिया से, समकालीन मेसोपोटामिया से, समकालीन ग्रीस से, समकालीन ईरान से, समकालीन मिस्र से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो इस समय यहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल होता था. If you compare pre-Mauryan architecture, where you had wooden architecture, then you will be astonished to find out that the contemporary architecture of Mesopotamia, Greece, Iran and Egypt, they had stone and rock architecture. और तभी मौर्य के सिंहासन पर बैठे अशोक द ग्रेट, तभी मौर्य के सिंहासन पे महान राजा अशोक जो है उनका शासन काल चालू हुआ 3री शताब्दी ईसा पूर्व में. और इतिहास का प्रमाण, इतिहास का स्रोत हम लोगों को ये बताता है कि अशोक अपने अधिकारियों से ये बोले कि आप लोग जाकर अच्छा सामग्री का खोज कीजिए, जिससे कि कोई भी यदि निर्माण हो तो वो स्थायी हो. और आप देखेंगे अशोक के काल से ही भारत में जो भी निर्माण हो रहा है वो स्थायी निर्माण हो रहा है. इस समय इमारतें बनी, इस समय आपका रॉक कट आर्किटेक्चर आया. माने रॉक कट मतलब कि गुफाओं को काट करके अनेक तरीके का वास्तुकला आया. और ये सब इतने स्थायी हैं कि आज भी ये लोग, आज भी ये वस्तुएं, आज भी ये वास्तुकला का उदाहरण जो है आपको मिलता है. पूरे भारत में इस समय का 11 पहाड़ मिले हैं जो कि काट करके गुफा बनाया गया है, एक वास्तुकला का उदाहरण दिया गया है. टोटली वी हैव 11 हिल्स in all of India. In all over India we have total 11 hills. इनमें से 9 of them are complete and 2 are not. 2 are, you can say, incomplete. अशोक जो इतने ज़्यादा आप उनको धम्म के लिए जानते हैं, आप उनको कलिंग युद्ध के लिए जानते हैं, आप उनको प्रशासन के लिए जानते हैं, लेकिन शायद आप अशोक को असेंबली हॉल के लिए नहीं जानते होंगे, अशोक को सभागार के लिए नहीं जानते होंगे, अशोक को धर्म स्तंभ के लिए नहीं जानते होंगे. अशोक बहुत ही ज्यादा फेमस थे, विख्यात थे. कुम्हरार में जो उनका असेंबली हॉल बना था, कुम्हरार में उनका जो सभागार बना था, जिसको कि धर्म स्तंभ कहा गया है, ये अशोक के द्वारा निर्माण किया सभागार था. और यहाँ पे बड़े पैमानों पर धार्मिक स्तंभ, यहाँ पे स्तंभ गाड़े गए थे, जिसको कि धार्मिक स्तंभ के नाम से जाना जाता है. और ये स्थित है आपके पटना में, कुम्हरार में. इसका प्रामाणिकता, इसका एविडेंस, इसका सोर्स, इसका ऑथेंसिटी
हम लोग को फायान और ह्यूएन सांग के वृत्तांत से, उनके राइटिंग से मिलता है। फायान जो पाटलिपुत्र में करीब 3 साल रहे हैं और यहाँ पे उनके आने का उद्देश्य ये था कि संस्कृत और बौद्धिक साहित्य का अध्ययन करें। वो 399 ईस्वी से 415 ईस्वी तक पटना में, पाटलिपुत्र में रहे हैं। स्टेड ईयर फ्रॉम 399 टू 415 एडी। और उनके वृत्तांत में ये धर्म स्तंभ का जिक्र है। ह्यूएन सांग 635 ईस्वी में, 635 एडी में वो पाटलिपुत्र आए और वहां पे वो देखे कि 2-3 जो पिलर है, धर्म स्तंभ है, वो बहुत अच्छे स्थिति में है, अच्छे कंडीशन में है। लेकिन कुछ और जो धर्म स्तंभ थे वो रुइंस थे, दे वेर इन रुइंस, वो खंडहर हो चुके थे, वो ध्वंसावेश में थे। हालांकि उन पाटलिपुत्रा में सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए, स्टेड इन पाटलिपुत्रा फॉर ओनली अ वीक, बट उनके वृत्तांत से हम लोग को ये मालूम चलता है कि आपके पूर्वकालीन वास्तुकला, जिसमें कि स्थायी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होता था, अशोक के समय ये जो है स्थायी, स्थिरता, परमानेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तरफ ये जाता है। तो बच्चों, आपको अपने आंसर का स्टार्ट करना है परिचय के साथ। मौर्य वंश में मौर्य कला क्यों महत्वपूर्ण था? हम लोग कल कला की बात किए थे, आज हम लोग वास्तुकला की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो यदि आर्किटेक्चर, वास्तुकला की आप बात करेंगे तो 3 भाग में आप बात करेंगे, बांटेंगे। प्री मौर्यन, सेकेंड मौर्यन एंड थर्ड पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर। मौर्य का पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्यकालीन वास्तुकला और मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला। और मौर्यकालीन वास्तुकला में आपको बताना होगा कि कैसे अशोक के आने के समय, अशोक के आने, उनके जो है शासन पे बैठते ही भारत में स्थायी निर्माण की युग चालू हो जाता है। वी स्टार्ट हैविंग कंस्ट्रक्शंस दैट वे परमानेंट इन नेचर। तो बच्चों, अब हम लोग का अगला चर्चा जो रहेगा वो रहेगा अशोकन स्कूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी अशोक, राजा अशोक के जो निर्माण कार्य होते थे उसमें क्या क्या तत्व होता था, और उनको हम लोग अंग्रेजी हिंदी में अशोकन स्कूल के नाम से क्यों जानते हैं। ये नया तथ्य है, नया विचार है, नया चर्चा है। तो इस चर्चा को चालू करने से पहले हम लोग 5 मिनट का अल्प विराम, we want to take a break for 5 minutes so that we'll continue after this break. Thank you. We'll meet in another 5 minutes. Thank you.